आज आपके समक्ष मेरे कहानी संग्रह और लड़की जीत गई की एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है मोनालिसा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी लियोनार्दो दा विंची का जन्म 15वीं सदी की इटली में हुआ था। वे अपनी जन्मभूमि छोड़कर फ्रांस पहुँचे और वहाँ 16वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने एक स्त्री की पेंटिंग बनाई। उसके होठों और आँखों के आसपास उन्होंने अपनी तूलिका से कुछ ऐसी धुंध फैला दी कि उसकी मुस्कान रहस्य से भर गई। चूँकि मुस्कान का ताल्लुक एक हसीना से था, अतः यह कृति मोनालिसा के नाम से मशहूर हो गई। चूँकि लियोनार्दो दोबारा मोनालिसा जैसा कुछ पेश नहीं कर सके, अतः उनकी शेष कृतियों पर मोनालिसा छा गई। बचपन में सुना था कि कोई किसी को नहीं मारता, बल्कि सब अपनी मौत मरते हैं। लियोनार्दो ने भी शायद कुछ ऐसा ही कर लिया था। अब हर कोई तो मोनालिसा की मुस्कान देखने पेरिस जा नहीं सकता, अतः इसकी नकलें ही हर मुल्क में पहुंच गईं। लोग नकल देखकर असल टिप्पणियां देने लगे। अगर ये किसी शिशु की मुस्कान होती तो इसका अर्थ भी सीधा होता, परंतु यह तो हसीना से जुड़ी थी, लिहाजा इसे खुफिया टाइप तो होना ही था। लोग भी अपने काम भूलकर इसमें छुपे खुफिया तत्व की तलाश में जुट गए। उनके द्वारा इस विषय में इतने मत व्यक्त किए गए कि नए संदर्भों का टोटा पड़ गया। इसके असली मायने रहस्य ही बने रहे। वैसे जिसकी पहचान ही अभी तक अज्ञात हो, उसके बारे में राय देने में डर भी कैसा। चूँकि लोगों को मोनालिसा की ओर से किसी ऐतराज़ की संभावना नहीं थी, अतः वे बेहिचक उसके नाजुक होठों पर नज़रें जमाए उसकी मुस्कान का रहस्य खोजने में लगे रहे। कलाकार की तूलिका के आयामों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। उनकी रुचि तो रचना में थी। हाँ, इस बात पर उन्हें ज़रूर ऐतराज़ था कि पेंटिंग आपाद मस्तक क्यों नहीं है। भला आधे चित्र से कोई मुस्कान की तह तक कैसे पहुंच सकता है। मुस्कान तो नारी के हर अंग में छिपी होती है। जो मुंह घर की चार दीवारी में भी कभी नहीं खुले थे, वे भी इस विषय पर खुलकर बोले। कुछ का कहना था कि शुरुआत में पेंटिंग पर कपड़े नहीं थे, वो तो कलाकार ने रंगों से बाद में पहनाए हैं। उसकी इस बेजा हरकत पर उन्हें सख्त ऐतराज़ था। बकौल उनके मुस्कान चूँकि पहले अनावृत थी, अतः अब आवृत से मेल नहीं खाती थी। कुछ रसिकों ने कहा कि ऐसी मुस्कान का तो वे रूबरू जायजा लेने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। कुछ ने अपनी घरेलू प्रयोगशाला में जब इसका जायजा लेने की कोशिश की तो उनके घर ही टूटने की नौबत आ गई। अंत में लोगों ने विज्ञान का सहारा लेकर पेंटिंग में कपड़ों के पार झांकने की कोशिशें शुरू कर दी। कोई अपने हाई क्लास कैमरे से उसकी आंखों में उतरकर लियोनार्दो से उसके अंतरंग संबंधों की कड़ी जोड़ने लगा, तो कोई उसकी आदिम रूप में कल्पना करके गुत्थी सुलझाने लगा। एक सुबह टीवी पर मैंने मोनालिसा की आंखों में छिपे विंसी कोड के बारे में खबर सुनी। विषय वस्तु का अल्प ज्ञान मेरे पास भी था। अब तक दो एक जनाना मुस्कानें मेरे हिस्से में भी आ चुकी थीं। हाँ, यह बात अलग थी, उनमें कोई भी मोनालिसा टाइप नहीं थी। उस दिन मैं जब ऑफिस पहुंचा तो सबकी चर्चा का केंद्र मोनालिसा ही थी। हर कोई उसके बारे में अपना ज्ञान दूसरे पर उड़ेल रहा था। एक सज्जन मोनालिसा की एक पत्रिका में छपी फोटो लिए हुए सबकी याददाश्त ताज़ा कर रहे थे। माजिद साहब हमारे दफ्तर के अकाउंटेंट थे। किसी रिसाले में तो वे कभी नहीं छपे, लेकिन उनके अंदाज ज़रूर नामचीन शायरों वाले थे। अपनी लंबी नाक पर चश्मा दुरुस्त करके उन्होंने मोनालिसा की मुस्कान आँखों से सोखी, फिर पान की खुशबू उड़ाते हुए बोले, अमा ज़माना औरत को हंसने कहाँ देता है। हंसी तो बस अब तस्वीरों में कैद है। अब इन्हें ही देखिए।
बरसों पहले इन मोहतरमा ने मुस्कुराने की गलती क्या कर दी कि सारा ज़माना आज तक इसकी वजह जानने को बेताब है। मियाँ, आप तो शेर कहने को भी तबस्सुम के लाले हैं। वैसे तबस्सुम तो इसमें झलक रही है, मगर शेर कहने लायक इसमें आँच नहीं है। माजिद साहब तस्वीर में कुछ ज़्यादा ही गहरे उतर गए थे। अपनी राय देकर उन्होंने पत्ते पर लगा चूना चाटा और ट्रेजरी के लिए निकल लिए। उनकी पीठ पीछे उछले जोरदार ठहाकों को सुनकर चपरासी भी अंदर आ गया। मैंने सोचा कि मोनालिसा के बारे में क्यों ना इसी से कुछ पूछा जाए। उसे तस्वीर दिखाकर मैंने पूछा कि ज़रा देख कर बताओ कि इस फ़ोटो में क्या ख़ास बात है। उसने तस्वीर देखी और बोला, क्या इन मैडम जी का तबादला अपने दफ्तर में हुआ है? मैंने कहा, अरे नहीं भाई, तुम तो ये बताओ कि क्या इन मैडम जी की हंसी में कोई ख़ास बात नज़र आती है? वह सादगी से बोला, साहब अक्ल तो मेरी कम है, लेकिन एक बात पक्की है कि इस औरत का पेट भरा है। साहेब, खाली पेट होठों पर मुस्की नहीं, खुशकी आती है। इस मुस्की और खुशकी के संगम ने तो मुस्कान को एक नया ही अर्थ दे दिया था। वैसे पेंटिंग में भी मुस्कान वाकई मुस्की भर ही थी। अगर कोई इतनी कंजूसी से मुस्कान निकालेगा तो मुस्की से ज़्यादा और क्या निकलेगा। यह भी तो हो सकता है कि उस ज़माने में औरत को इतना ही हंसने की इजाज़त हो। सुना है कि एक ज़माने में वहाँ एक जवान लड़की को चुड़ैल बताकर जिंदा जला दिया गया था। शर्मा जी हमारे दफ्तर के बड़े बाबू थे। उन्हें ज्योतिष और जन्म कुंडली वगैरह का भी शौक था। अपने अलावा उन्हें सबकी कुंडलियाँ समझ में आ जाती थीं। सेक्शन में हल्ला गुल्ला सुनकर वे भी आ गए। फिर बिना माजरा समझे वे मोनालिसा की तस्वीर पर आंखें गड़ाकर बोले, जातक के नेत्र बड़े और सुंदर हैं, अतः चंद्रमा अच्छी स्थिति में मालूम पड़ता है। लंबी और धारदार नाक पर मंगल का प्रभाव स्पष्ट है। कन्या देखने से मंगली लगती है। शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, इससे लगता है कि शुक्र कमज़ोर है। संतान योग भी नज़र नहीं आता। चौड़ा माथा विदुषी होने का संकेत है। जातक की मांसल उंगलियां बताती हैं कि इन्हें आटा गूंदने का सौभाग्य नहीं मिला है। बाल काले, लंबे और भीगे हुए हैं। कन्या शनि के प्रभाव में है और किसी को सबक सिखाने इस संसार में आई है। इससे पहले कि शर्मा जी शरीर लक्षण देखते हुए उसके चेहरे से और नीचे उतरते, मैं बोल उठा, इसकी मुस्कुराहट के बारे में भी तो कुछ बताइए। वे बोले, बस यही वो चीज़ है जो आज तक हमें समझ नहीं आई। इसे तो हम घर में भी नहीं समझ पाते कि कब ये हमारी है और कब पराई। वैसे तुम भी इस चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। घर का जिक्र आते ही शर्मा जी रुआंसे हो गए थे। उनके हाथों से मैंने पत्रिका झपट ली, क्योंकि इस पर मोनालिसा का लग्न चक्र खींचने हेतु वे अपना फाउंटेन पेन खोल चुके थे। दिन भर दफ्तर में मोनालिसा का खुमार छाया रहा। शाम को घर लौटते वक्त पत्रिका से फ़ोटो वाला पन्ना फाड़कर मैंने अपने पास रख लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना घर जाकर मुस्कान के अर्थों को तलाशा जाए। हर विवाहित की तरह मुझे भी अपना बेहतर अर्धांश उपलब्ध था। घर पहुंचा तो अर्धांश को रसोई में चावल से कंकर बीनते हुए पाया। मैंने सलवटें दूर कर पन्ना उनकी नज़रों के सामने फैला दिया। मुस्कुराती हुई मोनालिसा उनकी नज़रों चावलों के बीच आ गई। उन्होंने फ़ोटो पर एक उड़ती हुई नज़र डाली, फिर हाथ से इसे परे करके बोली, मैगज़ीन से औरतों की तस्वीर काटने की आदत अभी तक गई नहीं। हटाओ इसे, मुझे अभी बहुत काम है। मैं बोला, अरे भाग्यवान, इस पर एक नज़र तो डाल लो। ये मोनालिसा है, सारी दुनिया इसकी हंसी की दीवानी है। ज़रा देख कर तो बताओ कि इसकी हंसी में ऐसा क्या राज है। वे मुखर हुईं, अब सारी दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम ज़रूर इस पर लट्टू होगे। ऐसा करो कि रसोई से गीला आटा लेकर इसकी फ़ोटो अपने कमरे की दीवार पर चिपका लो। मुझे तो ये देखने से ही चुड़ैल लग रही है। श्रीमती जी ने एक ही झटके में मोनालिसा को चुड़ैल योनि में पहुंचा दिया था। आज तक किसी भी पति को यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं था कि वह स्त्री और चुड़ैल में फ़र्क कर सके।
इस विधा पर तो अनंत काल से पत्नियों का एकाधिकार है। उनके मतानुसार ये कोई जरूरी नहीं कि चुड़ैल हमेशा काली ही हो और बच्चों को डराने के काम आए। काली वाली से गोरी वाली ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह सीधे घर पर धावा बोलती है। इतिहास गवाह है कि जो भी इन्हें पहचानने में चूंकि उन्हीं के घरों पर इनका कब्जा हुआ। कलाकार यदि श्रीमती जी की राय सुन लेता तो तुलिका उसके हाथों से थरथरा कर नीचे गिर जाती। वह समझ जाता कि अनजाने में ही उसने एक चुड़ैल की पेंटिंग बना डाली थी। मुस्कान का रहस्य भी शायद इसी चुड़ैलपन में छुपा था, क्योंकि आम इंसान की नज़र से यह हर बार बच जाता था। श्रीमती जी चुड़ैल चिन्हीकरण में दक्ष थीं, अतः सदैव इस प्रजाति से मुझे दूर रखती थीं। उनके अनुसार महत्व इसका नहीं है कि फ़ोटो वाली अब जिंदा नहीं है। अरे मन में कोई शरीर लेकर थोड़े ही घुसता है। मन पर तो सिर्फ छाप पड़ती है, और वह तो फ़ोटो से भी पड़ सकती है। उन्होंने खतरा भांप लिया था, अतः उसे चुड़ैल घोषित करके उन्होंने अपने घर संसार की रक्षा कर ली थी। मैंने पन्ने वाली मोनालिसा को देखा तो अब मुझे वह बिसूरती हुई लगी। उसके होठों से मुस्की गुम हो चुकी थी। चुड़ैल से आखिर किसे डर नहीं लगता। सो मैंने भी पन्ना दीवार पर चिपकाने की बजाय इसका रॉकेट बनाया और खिड़की से बाहर हवा में उड़ा दिया। लेकिन ये क्या, मोनालिसा का रॉकेट तो नीचे गिरने की बजाय उसे लिए हुए धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था, और वह अपनी रहस्यमयी मुस्कान लिए बादलों में धीरे धीरे ओझल होती जा रही थी।